बेली आई है और उसे दर्द शुरू हो गया। चलता हूँ मैं। ये रोगी जो है पहले से चिल्ला रहा है। अगर सचमुच रोगी होता तो चिल्लाता नहीं। ये मेरी महारानी आहा आहा कर रही है, जरूर दाल में काला है। इसका पेट पहले देखो कि क्या हो रहा है। महाराज यहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, इधर नहीं, इधर हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ हो रहा है और नीचे। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हाय हाय बुढ़ा मिल गया। मैं तो गई बाग में, बुढ़ा पीछे आ गया। मैं तो गई बाग में, बुढ़ा पीछे आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं तो क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। महारानी, तुम इतने व्याकुल हो और इतनी तरफ रही हो। देखो, मैं बड़ी महारानी को छोड़ करके मैं तेरे पास में आया हूँ, क्योंकि मेरी छोटी महारानी को कोई भी दुख ना हो और कोई भी पीड़ा ना हो। इसलिए मैं महारानी को बीमार हालत में छोड़ करके रानी मैं तेरे पास में आ गया हूँ। अरे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तो ही। मैं क्या करूँ राम, मुझे पचुआ मिल गया। 11 रुपया है, पार्टी की ओर से धन्यवाद। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तो गुजरे वो फूलों से भर
सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पार की कोमलिया हट सदा भाग जगाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तो जिसको मिल जाए वो, तो जिसको मिल जाए वो हो जाए मालामाल। एक तुझी धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। महारानी, मैं तेरे पास में आया हूँ और ना तो तुम्हें कोई दर्द है ना तो तुम्हें कोई सदमा है। तुम यूं बात मुझे बुला ली हो महारानी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। महाराज, आज आपको पूरी रात मेरे पास ही रुकना है, कहीं नहीं जाना है आपको। क्या कहीं? मैं सही बोल रही हूँ। अरे वो मेरी बड़ी महारानी है और उसकी तबीयत इस समय नासाज है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बोलती कि आपको यहीं रुकना है आज पूरी रात। ठीक है। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। राजू भैया के तरफ से 11 रुपया है, हमारे पार्टी की ओर से धन्यवाद है। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा भी, दिलरुबा भी लो बन गया नसीब की अब हमसे आ मिले। लो बन गया नसीब की अब हमसे आ मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा भी। यह मधु वस्त्रालय, ग्राम चकफैद, नौवा चौक, हाट से दक्षिण। प्रोपराइटर हमारे ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा भी। लो बन गया नसीब की अब हमसे आ मिले। दिल की ये आरज़ू भी कोई दिलरुबा मिले। कल तुम जुदा हो साथ छोड़ कर। महारानी चलो चलो आओ।
मैं तुम्हें सैर कराता हूँ बगीचे का। हाँ, चलो महारानी के पास। यह मधु वस्त्रालय ग्राम नौवा चौक चकफर नौवा चौक शांति हॉस्पिटल के पास प्रोपराइटर हमारे राजेश जी की तरफ से 11 रुपया है, हमारे पार्टी की ओर से धन्यवाद है। बसम, क्या अभी देवर धीर सिंह नहीं आए हैं? नहीं माँ, चाचा जी गए हैं पिताजी के पास, वो आते ही होंगे। प्रणाम है भाभी। भाभी आप कुशल तो हैं, अब बताएं आपकी कैसी तबीयत है? मैं अपनी तबीयत के क्या कुशल कहूँ धीर सिंह, क्या महाराज अभी तक नहीं आए हैं? महारानी जी वो तो राज के काम में इतने बिजी हैं जो मैं क्या कहूँ आपको। महारानी जी आप धीरज को धारण रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं धीर सिंह, लगता है मैं अब नहीं बच पाऊंगी। तुम हमारे दोनों बेटे का हाथ अपने हाथ में रखो और ख्याल करना। मैं समझ गई, जब से नई महारानी आई है तब से महाराज मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मेरे मर जाने के बाद दोनों बच्चा के आप ठीक से रखिएगा देवर धीर सिंह। मार सकती हूँ। भाभी भाभी क्या हुआ भाभी, क्यों नहीं बोलती हो? भाभी 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 क्या हो गया तुम्हें भाभी? नहीं तुम इस तरह से ये दोनों बालक को अनाथ करके नहीं जा सकती हो भाभी। भाभी आंखें खोलो भाभी, क्यों नहीं बोलती हो? माँ उठो माँ, माँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ, उठो माँ। ये तुम्हें क्या हो गया माँ, उठो। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि यार मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि यार मेरा कोई नहीं। माँ उठो माँ, माँ उठो, क्यों नहीं बोलती हो माँ? माँ उठो माँ। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि यार मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी
गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ माँ उठो माँ, ये क्या हो गया माँ? नहीं माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो माँ। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। बेटे रूप और बसंत, मरते मरते भाभी तुम दोनों भाइयों का हाथ मेरे हाथों में सौंप करके मरी है, इसलिए हम तुम दोनों भाइयों को तुम्हारे पिता के पास छोड़ देते हैं। चलो प्रणाम है महाराज। महाराज कहो भाई धीर सिंह, क्या समाचार लाए हो? महाराज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि बड़ी महारानी जो थी अब वो नहीं रही, वो स्वर्ग को सिधार दी और मरते मरते ये दोनों बालक के हाथ मेरे हाथों में सौंप दिया है। अच्छा, ये आपका धरोहर है, ये आपका पुत्र है, आपका चिराग है, इसलिए मैं आपको सौंपने के लिए आया हूँ। भाई धीर सिंह, तेरा कहना तो सही है कि ये दोनों मेरे बालक हैं और मैं इसका पिता हूँ और राजा भी हूँ, तुम भी सेनापति हो और तुम भी इसके चाचा हो। तो क्या पिता और चाचा में कोई फर्क है? सुनो, तुम इसे ले जाओ और इसे शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से देना और लिखाना पढ़ाना, जो क्षत्रियों का धर्म होता है वो धर्म सिखाना इसे। यह मधु वस्त्रालय, ग्राम चकफैद, नहुआ चौक। महाराज आपने क्या कहा? ये दोनों बालक को मैं रखूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं रहता है महाराज। दिन रात तो मैं आपके ही कार्य में लगा हुआ रहता हूँ, फिर ये दोनों बालक को मैं किस प्रकार से संभालूंगा? इसलिए महाराज आप ये दोनों बालक को रखें, आप इन्हें संभाले, हमसे यह नहीं होने वाला है। सुनो सेनापति, हम दो आंख से लाखों जनता को देखते हैं और जनता जो है मुझे देखती है कि राजा कैसा है। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम सेनापति जिम्मेदार हो और तुम इसके उत्तराधिकारी भी हो। सेनापति राजा जदी नहीं है और तुम राजा के जगह पर तुम सेनापति हो, तुम उसके भाई भी हो और बड़ी महारानी का नियमित कार्यक्रम करने का तुम्हारा भी हक है और तुम भी कर सकते हो। महाराज आपने यह सत्य कहा है, परंतु ये दोनों बालक को आप मेरे पास सौंप रहे हैं तो मेरा इसमें कुछ शर्त है। कहो, तुम मेरे भाई हो, इसमें सत्य की क्या बात है? मैं ये दोनों बालक को विद्या अध्ययन कराऊंगा, तलवारबाजी सिखाऊंगा, जो राजा के पास क्या नीति होती है ये सब मैं ये दोनों बालक को सिखा दूंगा। परंतु महाराज
ये दोनों बालक कोई गलती करे तो इसका दंड हम देंगे, आप नहीं दे सकते। बाप प्रभु तुम दंड दे सकते हो, तुम इसके चाचा यानी कि गुरु हो। बच्चे भी गलतियां करेंगे तो दंड देना ये गुरु का कर्तव्य होता है। भाई मेरे धीर सिंह, तुम इसे दंड भी दे सकते हो। और मैं तो खुद राजा हूं, और राजा का जो प्रजा के लिए आदेश है वह एक बेटा के लिए भी आदेश है। ठीक है महाराज, इसे याद रख लेना। तो आज से मैं यह दोनों बालक का भार मैं सौंपता हूँ। ये कुछ गलती करे सही करे इसका दंड हम देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, लेके जा सकते हो। प्रणाम है महाराज। चलो। मेरे नैना सावल भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावल भादो, मेरे नैना सावल भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावल भादो, मेरे नैना सावल भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचो मुझे याद नहीं है, अब सोचो नहीं भूले, सावन के झूले, ऋतु आए ऋतु जाए दे कहीं, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावल भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों भी एहन नंदन राय के बेटा छोरी श्रवण कुमार जी 11 रुपया दिए हैं, धन्यवाद। बेटा रूप और बसंत मेरे पास आओ। जय हो जय हो। पुत्र आओ, राजा के पास क्या नीति होती है ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखो बेटा, राजा के पास 4 प्रकार की नीति होती है, साम दाम दंड भेद। ये नीति चारों जिन राजा के पास नहीं है वो राजा कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए ये चारों नीति अपना करके जो राजा रहता है वही राजा कहलाने योग्य होता है। आओ, मैं तुम्हें तलवारबाजी भी सिखा रहा हूँ ताकि कोई राजा
दूसरा देश से आकर अगर तुम्हारे राज पे आक्रमण कर दे तो उसे कैसे विजय प्राप्त करोगी। इसलिए छल बल कर तब बाहर चल। आओ मैं तुम्हें तलवारबाजी भी सिखा रहा हूँ। सीखने में टाइम लगेगा ना। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा रूप कुमार, तुम बहुत जल्द तलवारबाजी सीख जाओगे। मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलवारबाजी सिखा दूंगा। पुत्र बसंत, तुम तलवारबाजी सीखो। आओ चले उधर पुत्र बसंत, तुम भी तलवारबाजी बहुत अच्छा लड़ते हो। मैं तुम्हें भी ऐसा तलवारबाजी सिखा दूंगा ताकि कोई भी राजा तुम्हारे राज पे आक्रमण करे तो तुम उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। बताइए कैसे कर रहे हैं आप लोग, समझ नहीं आता है। शांति बना करके बैठिए ना। बैठना तो आप लोग पसंदे नहीं करते हैं। बैल को हाँ कहिएगा ना तो वो रुक जाता है। हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, फिर भी नहीं समझ पाते। बैठ जाइए, बार बार यही कहते हैं जो बैठ जाइए।